हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग जेईबी के एक इंपॉर्टेंट पेपर एएफएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आपको इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, तो इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है और यहाँ पर एक एबीसी कंपनी है। ठीक है, एबीसी कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी से 50,000 की जो गुड्स है वो बाय की और कहा कि इसकी जो पेमेंट है वो मैं आपको 3 महीनों के बाद जो है वो कर दूंगा। ठीक है, अब एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर सोचा कि अगर वो क्रेडिट पे सामान बेचता है एबीसी कंपनी को, तो यहाँ पर एक रिस्क अराइज हो जाएगा कि हो सकता है कि जो एबीसी कंपनी है वो 3 महीनों के बाद मुझे पेमेंट ना करे, जिसकी वजह से मुझे 50,000 रुपये का लॉस हो जाए। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए एक्सवाइजेड कंपनी ने एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर इस ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल दे दी और एबीसी कंपनी को एक रिटर्न ऑर्डर दिया कि आपने हमें 3 महीनों के बाद 50,000 की जो है वो पेमेंट करनी है, क्योंकि हमने आपको 50,000 की गुड्स क्रेडिट पे बेची थी। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये भेजा एबीसी कंपनी के पास और कहा कि आप इसे यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, साइन कर दीजिए, ताकि हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, एक प्रूफ हो कि हमने आपको क्रेडिट पे जो है वो सामान बेचा है और आपने हमें 3 महीनों के बाद पेमेंट करने की वादा जो है वो किया है। तो एबीसी कंपनी ने ऐसा ही किया, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अपने साइन कर दिया और ये डॉक्यूमेंट वापस भेज दिया एक्सवाइजेड कंपनी के पास। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली एक प्रूफ हो गया एक्सवाइजेड कंपनी के पास कि वो एबीसी कंपनी से 3 महीनों के बाद 50,000 रुपये जो है वो रिसीव करेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को पेमेंट करने के लिए जो है वो ऑर्डर करती है, पेमेंट करने के लिए ऑर्डर करती है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेनली यहाँ पर 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है ड्रॉयर। ड्रॉयर वो पार्टी होता है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया होता है, यानी कि ड्रॉ किया होता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर ड्रॉयर कौन है? तो एक्सवाइजेड कंपनी हमारा यहाँ पर ड्रॉयर है। उसके बाद दूसरी पार्टी आती है हमारे यहाँ पर ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया जाता है, यानी कि जिसने यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी होती है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो एबीसी कंपनी है वो ड्रॉई है। तीसरा पार्टी होता है पे। पे वो पर्सन होता है जिसे यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है वो रिसीव होनी होती है। जैसे ये 50,000 रुपये है ना, तो वो पे को रिसीव होगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा जो पे है वो भी यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी है। नॉर्मल केसेस में जो ड्रॉयर होता है वही यहाँ पर पे होता है, पर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की एंडोर्समेंट की जाए तो वो वहाँ पर पे जो है वो कोई थर्ड पार्टी जो है वो बन जाता है। पर नॉर्मल केसेस के अंदर जो ड्रॉयर होता है वही हमारा पे जो है वो होता है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मीनिंग है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एंड अनकंडीशनल ऑर्डर टू मेक पेमेंट। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके अंदर बेसिकली एक ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने की। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको, एक्सवाइजेड कंपनी ने बेसिकली एक रिटर्न ऑर्डर दिया एबीसी कंपनी को कि आपने हमें 3 महीनों के बाद 50,000 की यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी है। ठीक है, तो देखो पहले तो ये जो ऑर्डर है वो रिटर्न में होना चाहिए, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हमेशा रिटर्न में होगा। ऑरल बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा बात कि ये जो ऑर्डर है ना पेमेंट करने का, ये अनकंडीशनल होगा, यानी कि जो एबीसी कंपनी है जिसे यहाँ पर पेमेंट करने का ऑर्डर मिला है वो पेमेंट करने के लिए कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं रख सकता है। यानी कि एबीसी कंपनी ऐसा नहीं कह सकता है कि आप पहले 50,000 की गुड्स और हमें सोल्ड कीजिए फिर हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे, अदरवाइज हम पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो अनकंडीशनल होता है। ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो अमाउंट होती है वो फिक्स रहती है और जिस दिन पेमेंट की जाती है वो डेट भी यहाँ पर फिक्स होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर जो अमाउंट फिक्स थी वो कितनी थी? 50,000 रुपये की। ठीक है, और डेट कितनी थी? 3 महीनों के बाद। तो ये दो चीज़ें पहले से ही यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई की होती है। ओके, अब ये जो अमाउंट स्पेसिफाई की जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, या तो वो डिमांड के ऊपर
अगर कोई डेट नहीं मेंशन की हुई है तो जब यहाँ पर ड्रॉई या फिर जो पेई है वो डिमांड करेगा, ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर डेट मेंशन है तो जैसे ही वो डेट आ जाएगी, यानी कि 3 महीने पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। और बिल ऑफ एक्सचेंज को हमेशा ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। ये ध्यान में रखना है कि जो ड्रॉयर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाकर भेज देता है ड्रॉई के पास, उसके बाद ड्रॉई जो है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो करता है, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनता है। यानी कि अगर ड्रॉयर सिर्फ उसे ड्रॉ करके अपने पास रख ले तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो नहीं कहलाता है, वो सिर्फ एक खाली पेपर जो है वो कहलाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बता दी है। अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपनी एबीसी मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सोल्ड अ बैच ऑफ प्रोडक्ट वर्थ 10,000 टू कंपनी XYZ ऑन क्रेडिट टू सिक्योर द पेमेंट दे यूज्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिस ट्रांजेक्शन हु इज ड्रॉयर ड्रॉई और पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन हुई है। एबीसी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाता है, तो उसने 10,000 की जो गुड्स है वो कंपनी XYZ को ऑन क्रेडिट जो है वो सेल की है। ठीक है, पेमेंट को सिक्योर करने के लिए उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है, यूज किया है। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ड्रॉयर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है और पेई कौन होता है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो एबीसी कंपनी है वो है ड्रॉयर, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है। नॉर्मली ये सेलर होता है, क्योंकि सेलर ही तो पेमेंट को सिक्योर करना चाहता है, उसे ही तो सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, कंपनी XYZ ये आपका ड्रॉई होगा, क्योंकि ये वो कंपनी जिसने क्रेडिट पे सामान खरीदा, यानी कि ये बायर है। और पेई कौन होगा, एबीसी कंपनी ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स नहीं किया गया, और एंडोर्स नहीं किया जाता है तो जो ड्रॉयर होता है वही हमारा यहाँ पर पेई जो है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एक्सेप्टेड टू सेटल अ ट्रेड ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ड्रॉ किया है, एक्सेप्ट किया है, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसी क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है वो एक ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ड्रॉ किया गया है और एक्सेप्ट किया गया है। तो ये किस तरह का हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहलाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रेड बिल इज अ करेक्ट आंसर। क्या है, ट्रेड बिल इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे अगर ए और बी पर्सन है, ठीक है, बी ने ए से यहाँ पर 50,000 की गुड्स यहाँ पर खरीदी है, इस ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है और इस बी ने एक्सेप्ट किया है, तो ये आपका ट्रेड बिल जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प इट इज कॉल्ड। अगर कोई यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको सिर्फ इसीलिए ड्रॉ और एक्सेप्ट किया गया है ताकि एक दूसरे की हेल्प जो है वो की जा सके, यानी कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड ट्रांजेक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, बस एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया गया है, तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अकोमोडेशन बिल इज अ करेक्ट आंसर। अकोमोडेशन बिल इज अ करेक्ट आंसर। जैसे मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं, तो मान के चलिए एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। ठीक है, अब दोनों को ही यहाँ पर 20-20 हजार रुपए की यहाँ पर जरूरत है। ए को भी 20,000 रुपए चाहिए और बी को भी यहाँ पर 20,000 रुपए चाहिए। तो इन्होंने एक यहाँ पर योजना बनाई, एक यहाँ पर प्लान बनाया। ठीक है, तो ए ने क्या किया, 50,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया। ठीक है, और बी को कहा कि आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि हम इसको आगे बैंक के साथ डिस्काउंट कराकर इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर ले। तो बी ने ऐसा ही किया, उसने यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब ए जो है इस बिल ऑफ, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज बन चुका है, तो ए जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर चला गया बैंक के पास और इसको डिस्काउंट करवा दिया। अब ये डिस्काउंट क्या होता है इसको हम आगे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज था, तो बैंक ने क्या किया, इमीडिएटली बेसिस पे अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट करके 40,000 रुपये ए को यहाँ पर दे दिए और ए ने क्या किया, उसमें से 20,000 रुपये बी को यहाँ पर दे दिया। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए 3 महीनों के लिए ड्रॉ किया गया था, तो बैंक पहुंच गया बी के पास और पैसे लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉ ही है। ठीक है, और बैंक यहाँ पर पे ही होगा, तो बी ने 50,000 रुपये यहाँ पर पे कर दिया और बी ने जो 25,000 रुपये थे वो ए से यहाँ पर जो है वो कलेक्ट कर लिए, क्योंकि उसका भी तो पोर्शन है ना। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ड्रॉ भी किया था और एक्सेप्ट भी किया था, तो ये आपका अकोमोडेशन बिल जो है वो कहलाएगा। ठीक है, और ये मेनली यहाँ पर 2 तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो होते हैं अगर हम नॉर्मल भाषा में यहाँ पर बात करें। और ध्यान में रखना है कि जो अकोमोडेशन बिल है इनकी डिस्काउंटिंग जो है वो नहीं की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले बात करेंगे ड्यू डेट की। ड्यू डेट क्या होती है, तो देखो जिस दिन पेमेंट की जानी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की वो आपकी यहाँ पर ड्यू डेट होती है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए
15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की जो है वो पेमेंट करनी है। तो ये आपका यहाँ पर ड्यू डेट जो है वो कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो मान के चलिए यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो 1 अप्रैल को यहाँ पर ड्रॉ किया गया था और इसकी जो पेमेंट की जानी थी वो 3 महीनों के बाद जो है वो की जानी थी। 3 महीने कितने हो गए? 1 मई, 1 जून और 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो है वो पेमेंट की जानी थी। तो 1 जुलाई यहाँ पर क्या है? ड्यू डेट। तो सिंपल भाषा में वो डेट जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की जानी है वो आपका ड्यू डेट जो है वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मेच्योरिटी डेट क्या होता है? नॉर्मली देखो हमारा जो ड्रॉई होता है ना, उसे पेमेंट करने के लिए 3 एक्स्ट्रा दिन जो है वो दिए जाते हैं। मतलब कि जितनी यहाँ पे ड्यू डेट है, जैसे कि 1 जुलाई आपके यहाँ पर ड्यू डेट है, तो ड्रॉई को 3 और दिन जो है वो दे दिए जाते हैं, जिसको ग्रेस डेज जो है वो कहते हैं, ताकि वो आसानी से यहाँ पर पेमेंट कर दे, ठीक है। तो ड्यू डेट के अंदर जब हम एक्स्ट्रा 3 डेज को ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो आपकी डेट बनती है वो आपका मेच्योरिटी डेट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 4 जुलाई आपका मेच्योरिटी डेट बना और इस दिन फाइनली यहाँ पर पेमेंट जो है वो की जाती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। ड्यू डेट वो डेट होती है जिस दिन एक्चुअली में बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की जानी होती है, ठीक है। उसके अंदर 3 दिन और दे दिए जाते हैं ड्रॉई को, ताकि उसे आसानी हो पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट बनती है उसे हम कहते हैं मेच्योरिटी डेट, और उस दिन है जो है वो फाइनली पेमेंट की जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। ओके, तो आई होप आपको ये जो ड्यू डेट है, मेच्योरिटी डेट है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। डैश इज द बिल in which due date and date of maturity is calculated from the date on which bill is drawn and 3 days of grace are allowed for arriving at the date of maturity, ठीक है। तो वो कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है और मेच्योरिटी डेट है उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है, और उसके अंदर 3 दिन जो होते हैं, एक्स्ट्रा 3 दिन वो यहाँ पर मिलते हैं मेच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है बिल आफ्टर डेट इज अ करेक्ट आंसर। बिल आफ्टर डेट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है और जो मेच्योरिटी डेट है वो उस दिन से कैलकुलेट की जाएगी जिस दिन उसे ड्रॉ किया जाएगा ड्रॉयर के द्वारा। जैसे मान के चलिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसे 1 अप्रैल को यहाँ पर ड्रॉ किया है ड्रॉयर ने, और 1 मई को ड्रॉई ने उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर ये बिल आफ्टर डेट है तो इसकी जो ड्यू डेट मेच्योरिटी डेट है वो 1 अप्रैल से जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ बिल in which the due date and the date of maturity is calculated from the date on which the bill is accepted by the drawee and the 3 days of grace are allowed for arriving at the date of maturity, ठीक है। तो वो कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है और मेच्योरिटी डेट है उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन उसे ड्रॉई के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए 1 अप्रैल को बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया है और 1 मई से बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। तो अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट है वो 1 मई से कैलकुलेट करें तो ये आपका किस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहलाएगा? तो इसका जो आंसर है वो है बिल आफ्टर साइट इज अ करेक्ट आंसर। इसे हम बिल आफ्टर साइट जो है वो कहेंगे, ठीक है। उसके बाद विच टाइप ऑफ बिल रिक्वायर्स इमीडिएट पेमेंट अपन द प्रेजेंटेशन और एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी कोई ड्यू डेट नहीं होती, कोई यहाँ पर ड्यू डेट नहीं होती है, बल्कि जिस दिन उसे ड्रॉई के द्वारा एक्सेप्ट किया था उसी दिन यहाँ पर उससे पेमेंट जो है ड्रॉई को करनी पड़ती है, पेई को, या फिर जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉई के सामने प्रेजेंट किया जाता पेमेंट करने के लिए तब ड्रॉई यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर देता है। तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है बिल एट साइट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट कैलकुलेशन के बेसिस पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट उस दिन से कैलकुलेट की जा रही है जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया तो वो बिल आफ्टर डेट है, और अगर उस दिन से कैलकुलेट की जा रही है जब उसे एक्सेप्ट किया गया था ड्रॉई के द्वारा तो वो बिल आफ्टर साइट है, और अगर कोई ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट है ही नहीं तो वो आपका बिल एट साइट जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिल एट साइट जो है वो कहलाएगा। और क्योंकि इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है तो यहाँ पर जो 3 दिन ग्रेस डेज होते हैं ना, 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते। 3 जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो भी यहाँ पर जो है वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसकी ड्यू डेट कैलकुलेशन के अंदर 3 एक्स्ट्रा डेज नहीं दिए जाते, तो उसका आंसर होगा बिल एट साइट। क्यों? क्योंकि इसकी कोई ड्यू डेट ही नहीं होती है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है?
bill of exchange dated 1st March 2022 payable 3 months after date. The bill was accepted on 15th of April 2022. Then find out the maturity date. ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर मेच्योरिटी डेट इसकी निकालनी है। तो देखो यहाँ पर 1st ऑफ मार्च को जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया और ये 3 महीने आफ्टर डेट को यहाँ पर पेबल है, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक आफ्टर डेट बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो हमें जो ड्यू डेट है वो 1st ऑफ मार्च से यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसी से हम मेच्योरिटी डेट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 1st ऑफ मार्च से 3 महीने कितने हो गए, 1st ऑफ अप्रैल, 1st ऑफ मई और 1st ऑफ जून। तो ये आपकी ड्यू डेट होगी, 1st ऑफ जून आपकी यहाँ पर ड्यू डेट जो है वो हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर 3 ग्रेस डेज जो है वो ऐड करने ताकि आप मेच्योरिटी डेट जो है वो निकाल पाओ। तो 3 एक्स्ट्रा दिन जो है वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। तो 1st जून प्लस 3 डेज, ये आपका क्या हो जाएगा, 4th ऑफ जून इज अ करेक्ट आंसर। 4th ऑफ जून इज अ करेक्ट आंसर। तो आपका इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मेच्योरिटी डेट होगी वो 4th ऑफ जून होगी। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। A bill of exchange dated 1st March 2022 is payable 3 months after sight. The bill was accepted on 1st April 2022. Find out the maturity date. तो देखो पहली चीज, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक आफ्टर साइट बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसकी जो ड्यू डेट होगी वो 1st ऑफ अप्रैल से यहाँ पर जो है वो हमें कैलकुलेट जो है वो करनी है। तो अगर आप 1st ऑफ अप्रैल से 3 महीने निकालो तो 1st ऑफ मई, 1st ऑफ जून और 1st ऑफ जुलाई। तो 1 जुलाई आपकी ड्यू डेट होगी, 3 दिन यहाँ पर आपने ऐड करने, तो 4th जुलाई आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका मेच्योरिटी डेट होगा जिस दिन फाइनली यहाँ पर पेमेंट जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो अगर बिल आफ्टर साइट है, बिल आफ्टर डेट है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर मेच्योरिटी डेट और ड्यू डेट जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो 4th ऑफ जुलाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1st ऑफ मार्च 2022 पेबल 60 डेज आफ्टर डेट, देन फाइंड आउट द मेच्योरिटी डेट। ठीक है, तो देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक आफ्टर डेट बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसकी हमें यहाँ पर मेच्योरिटी डेट जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमारे पास डेज गिवन है। तो अगर हम डेज काउंट करें, तो अगर हम मार्च महीने की बात करें तो 1st ऑफ मार्च को यहाँ पर ड्रॉ किया गया, तो 1st ऑफ मार्च को यहाँ पर छोड़ दीजिए, बाकी के जो 30 दिन है मार्च के वो यहाँ पर उठाइए, उसके बाद अप्रैल के जो 30 दिन है वो यहाँ पर उठाइए, तो टोटल काउंट कीजिए तो ये 60 डेज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो मेच्योरिटी है वो है 30th ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल को यहाँ पर मेच्योरिटी डेट है। ठीक है, उसके बाद आपको 3 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करने, तो यहाँ पर 3rd ऑफ मई आपका यहाँ पर मेच्योरिटी डेट जो है वो कहना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 3rd ऑफ मई। तो जब यहाँ पर डेज आ जाता है ना, थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि महीनों में जो डेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 28 दिन भी होते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर कैलकुलेशन जो है वो करना है, क्योंकि अगर मंथ वाइज हो तो आप सीधा फर्स्ट से फर्स्ट यहाँ पर निकाल ले, तो पर यहाँ पर आपको डेज जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट जो है वो करने पड़ेंगे। तो बाकी प्रोसीजर यहाँ पर बिल्कुल सेम है, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3rd ऑफ मई इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, इफ द मेच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे व्हाट विल बी द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। जैसे एग्जांपल की आप मान के चलिए, इसी क्वेश्चन में देखिए 3rd ऑफ मई आपका यहाँ पर मेच्योरिटी डेट जो है वो निकल कर आ गया है। ठीक है, मान के चलिए इस दिन एक पब्लिक हॉलीडे है, तब यहाँ पर पेमेंट जो है वो कब की जाएगी। वैसे 3rd मई का कोई यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे होता नहीं है, तो मान के चलिए 15 अगस्त को आपका यहाँ पर मेच्योरिटी डेट आ गया। ठीक है, ये तो पब्लिक हॉलीडे है। तो अब यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कब की जाएगी, उसकी मेच्योरिटी डेट क्या रहेगी। तो देखो, अगर पब्लिक हॉलीडे है ना, अगर पब्लिक हॉलीडे आ गया तो एक दिन पहले यहाँ पर पेमेंट कर दी जाएगी, यानी कि अगर 15th ऑफ अगस्त को आपका मेच्योरिटी डेट आ रहा है, तो 14th ऑफ अगस्त को यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। 14th ऑफ अगस्त को यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। ठीक है, अगर इस दिन भी पब्लिक हॉलीडे आ गया, जैसे 14th ऑफ अगस्त को भी पब्लिक हॉलीडे आ गया, जैसे संडे आ गया, तो एक दिन और यहाँ पर जो है वो पहले पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। ये ध्यान में रखना, अगर पब्लिक हॉलीडे यहाँ पर रहता है तब। उसके बाद देखो, इफ द मेच्योरिटी डेट ऑफ बिल फॉल्स ऑन इमरजेंसी हॉलीडे व्हाट विल बी द न्यू मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। अगर जिस दिन मेच्योरिटी डेट आ रही है उस दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब है कि पहले से हमें नहीं पता था कि उस दिन छुट्टी होगी, अचानक से सरकार ने उस दिन जो है वो छुट्टी दे दी है। ठीक है, जैसे अचानक से कभी बंद हो जाता है, भारत बंद ऐसा कुछ हो जाता है, तो अचानक से इमरजेंसी हॉलीडे यहाँ पर आ जाता है ना। ठीक है, तो वही सेम सिस्टम है। तो अगर मेच्योरिटी डेट के दिन इमरजेंसी हॉलीडे आ जाती है तो नेक्स्ट बिजनेस डे यहाँ पर पेमेंट जो है वो की जाएगी। जैसे
3rd ऑफ मई को अगर मैच्योरिटी डेट आ गया, 3rd ऑफ मई को अगर मैच्योरिटी डेट आ गया तो 3rd ऑफ मई की बजाय पेमेंट कब होगी यहाँ पर, मगर अगर इस दिन एक इमरजेंसी हॉलीडे आएगी तो पेमेंट कब होगी यहाँ पर, 4th ऑफ मई को यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी, 4th ऑफ मई को यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। उसके बाद देखो व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन इट इज नोन एज, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाए, ट्रांसफर करने का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ऑनरशिप है, जो पेमेंट को रिसीव करने का जो राइट है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल इज अ करेक्ट आंसर, एंडोर्समेंट इज अ बिल ऑफ इज अ करेक्ट आंसर। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए एक्सवाइजेड कंपनी है और एक यहाँ पर एबीसी कंपनी, तो एबीसी कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी से 50,000 की जो गुड्स है वो क्रेडिट पे बाय की, ठीक है, और कहा कि 3 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट जो है हम आपको कर देंगे, तो इसने बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एक और कंपनी है, मान के चलिए एक्स कंपनी है, ठीक है, एक्स कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी से 50,000 रुपये जो है वो रुपए लेने थे, तो एक्स कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी को बोला कि मुझे 50,000 रुपये मेरे दीजिए, तो एक्सवाइजेड कंपनी ने कहा कि देखो अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है पर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, 3 महीने बाद आप जाकर इसकी पेमेंट जो है वो ले लेना। तो इसने बोला चलो ठीक है, आप मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर दे दिए, तो इसने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो दे दिया एक्सवाइजेड एक्स कंपनी को, यानी कि पेमेंट को रिसीव करने का जो राइट था वो एक्स कंपनी के पास आ चुका है। अब ये जो पेमेंट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की किससे रिसीव होगी, एक्स पर्सन को रिसीव होगी, तो ये जो प्रोसेस है ना ट्रांसफर की, इसे हम एंडोर्समेंट जो है वो कहते हैं, इसे हम एंडोर्समेंट जो है वो कहते हैं। और एंडोर्समेंट में जाकर जो पेई होता है वो एक थर्ड पार्टी जो है वो बन जाता है। जैसे पहले पेई कौन था, एक्सवाइजेड कंपनी थी, पर जैसे ही उसने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर दिया तो जो एक्स कंपनी अब वो पेई बन चुका है, यानी कि 3 महीनों के बाद वो जो है एबीसी कंपनी से यहाँ पर पेमेंट जो है वो रिसीव करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज की। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल जो है वो कहते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन रोहन 6,000, राहुल एंडोर्स इट टू द कमल, द पे ऑफ द बिल विल। देखो राहुल ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज रोहन पे ड्रॉ किया था, यानी कि ये राहुल कौन है, ड्रॉयर है, और रोहन कौन है, ये ड्रॉई है 6,000 रुपये का। उसके बाद राहुल ने यानी कि जो ड्रॉयर है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर दिया किसे, कमल को, तो इस केस में पे कौन होगा, तो हमारा आंसर होगा कमल, क्योंकि पेमेंट को रिसीव करने का जो राइट है वो कमल के पास जो है वो आ चुका है, तो यहाँ पर पेई कौन होगा, हमारा कमल जो है वो पेई रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द ड्रॉई ऑफ द बिल इज अनेबल और रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट ऑन द ड्यू डेट द बिल इज सेट टू बी, अगर यहाँ पर जो ड्रॉई है वो यहाँ पर पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट के ऊपर, मैच्योरिटी डेट के ऊपर, तो इस केस में हम इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहेंगे, तो इसका आंसर है डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल। जैसे एग्जांपल दिए, यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी है और यहाँ पर एबीसी कंपनी है, ठीक है, तो एबीसी कंपनी ने 50,000 की गुड्स जो है वो एक्सवाइजेड कंपनी से क्रेडिट पे खरीदी, और यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया, और जो पेमेंट थी वो 3 महीनों के बाद यहाँ पे जो है एबीसी कंपनी ने करने का वादा किया, प्रॉमिस जो है वो किया, ठीक है। तो एक्सवाइजेड कंपनी 3 महीनों के बाद जैसे ही पैसा लेने एबीसी कंपनी के पास पहुंचा तो एबीसी कंपनी ने पैसा देने से मना कर दी, या तो इसने ये बोला कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपकी पेमेंट नहीं कर सकता, या फिर ये कह रहा है कि मैं आपकी पेमेंट करूंगा ही नहीं। तो इस केस में ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको हम एक कह देंगे कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर जो है वो हो चुका है, क्या हो चुका है, डिसऑनर जो है वो हो चुका है। उसके बाद देखो डैश रेफर्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द डिसऑनर और नॉन पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, नोटिंग ऑफ अ बिल इज अ करेक्ट आंसर। नोटिंग ऑफ बिल यहाँ पर क्या होता है थोड़ा समझा दूं, तो देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्यों ड्रॉ किया जाता है, वो इसलिए ड्रॉ किया जाता है, अगर ड्रॉई पेमेंट यहाँ पर ना करे तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक सबूत होता है, एक प्रूफ होता है, यानी कि इसे हम कोर्ट में पेश करके ड्रॉई के खिलाफ जो है वो केस कर सकते हैं और उससे अपना पैसा जो है वो वापस रिकवर जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो जो ड्रॉयर है या जो पेई है उसे बिल ऑफ एक्सचेंज को नोटरी पब्लिक के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है, यानी कि उसकी नोटिंग करवानी पड़ती है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर जो है वो हो चुका है, ताकि जब कोर्ट में केस हो तो ड्रॉई ये ना बोले कि मैंने तो मना किया ही नहीं था, ये मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर ही नहीं जो है वो आया, ऐसा ना कह सके। तो इसीलिए इसकी नोटिंग करवानी जो है वो जरूरी होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम नोटिंग ऑफ अ बिल जो है वो कहते हैं। उसके बाद देखो, व्हेन द होल्डर ऑफ द बिल एंट्रस्ट टू अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई ऑन देयर बिहाफ, दिस इज नोन एज, ठीक है।
तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रॉयर होता है ना, नहीं, जो यहाँ पर जो ड्रॉयर है या फिर जो पेई है, हम पेई की बात करते हैं, ठीक है। जो पेई होता है वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो दे देता है बैंक को, बैंक को दे देता है और कहता है कि जब ड्यू डेट आ जाएगी ना, तो आपने मेरे बिहाफ पर जाकर ड्रॉई से पैसा जो है वो कलेक्ट कर लेना। जैसे आपको पता होगा कि जो बैंक है वो एक एजेंट के तौर पर भी काम करता है, तो कई बार जो कस्टमर होता है वो बिजी होता है, पे बिजी होता है, तो वो बैंक को बोल देता है कि आपने मेरे बिहाफ पर पैसा कलेक्ट करके मुझे दे देना, बदले में आपको एक फीस जो है वो पे कर दूंगा। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ध्यान रखना है ये बिल डिस्काउंटिंग नहीं है, बिल डिस्काउंटिंग और चीज होती है जिसको हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया गया है। बस बैंक का काम क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्ट करना है, मतलब कि जो जब भी ड्यू डेट आ जाएगी तो ड्रॉई से जाकर पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल डिस्काउंटिंग यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग, तो बिल डिस्काउंटिंग के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बिल डिस्काउंटिंग है इसके अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सेल किया जाता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक को ड्रॉयर के द्वारा या फिर जो पेई है उसके द्वारा। ऐसे नहीं समझ आया होगा, एग्जांपल से समझा देता हूं। मान के चलिए यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी थी, ठीक है। उसने यहाँ पर एबीसी कंपनी के ऊपर 50 रुपए का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ पर ड्रॉ किया था और इसने बोला था कि जो पेमेंट है वो आपको 3 महीनों के बाद में कर दूंगा। अब मान के चलिए जो एक्सपायर्ड कंपनी, इसको पैसों की जरूरत अभी इस वक्त जो है वो पड़ गई है, पैसों की जरूरत इसी वक्त यहाँ पर पड़ गई है, तो ये बिल को डिस्काउंट करवा सकता है बैंक के पास। मान के चलिए बैंक के पास ये गया और कहा कि मेरे पास 50 रुपए का बिल, 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इसे डिस्काउंट कर दीजिए। बैंक क्या करता है बिल डिस्काउंटिंग के अंदर, तो जो भी बिल की अमाउंट होती है, जैसे यहाँ पर 50,000 रुपये ना, उसमें से कुछ अपने चार्जेस जो है वो डिडक्ट कर लेता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 10,000 रुपये बैंक के चार्जेस है, तो बैंक ने अपने 10,000 रुपये चार्जेस को डिडक्ट किया और बाकी का जो पैसा है वो इमीडिएटली बेसिस पे पेई को जो है वो दे देता है, यानी कि कंपनी को दे देता है जिसका यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। जैसे कि 40,000 रुपीज जो है वो दे दिए, तो बैंक ने जब 40,000 रुपीज यहाँ पर दिए ना एक्सवाइजेड कंपनी को, तो यही आपका बिल डिस्काउंटिंग जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि जो बैंक है वो क्या करेगा, 3 महीनों तक इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रखेगा और जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो बैंक जो है वो पैसा सीधे जाकर एबीसी कंपनी से जो है वो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर एबीसी कंपनी यहाँ पर डिफॉल्ट कर दे, ये पैसा ना करे, पैसा ना पे करे, तो बैंक क्या करेगा। तो देखो बैंक के पास राइट होता है कि वो सेलर यानी कि जो कंपनी है जिसको उसने पैसा दिया था उससे अपना सारा का सारा जो पैसा है वो रिकवर कर ले। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि बिल डिस्काउंटिंग यहाँ पर क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वो है ये एक मतलब कि बिल डिस्काउंटिंग के अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेच्योरिटी से पहले जो है वो सेल कर देता है ड्रॉय या फिर जो है वो पेई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद बिल डिस्काउंटिंग। इसमें से कौन सा ऐसा रिस्क है जो कि बिल डिस्काउंटिंग के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। तो क्रेडिट रिस्क इज अ करेक्ट आंसर। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, देखो अगर किसी केस में अगर हम एक बैंक की बात करें तो बैंक को क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ पर फेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखो जब बैंक का मेन काम है लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, ठीक है। और जब बैंक लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है तो अगर बॉर्बर जो है वो डिफॉल्ट कर देता है यानी कि लोन का पैसा बैंक को वापस नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वही आपका क्रेडिट रिस्क जो है वो कहलाता है, वही आपका यहाँ पर क्रेडिट रिस्क जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो जब बैंक यहाँ पर बिल डिस्काउंटिंग कर रहा है, जब यहाँ पर बैंक जो है वो बिल डिस्काउंटिंग कर रहा है, तो वो बेसिकली एक तरीके से लोन ही तो दे रहा है एक्सवाइजेड कम, जैसे एक्सवाइजेड कंपनी थी तो बैंक ने यहाँ पर क्या किया, 3 महीनों का एक तरीके से एक्सवाइजेड कंपनी को लोन ही दे दिया है। क्योंकि देखो उसने 3 महीने पहले ही 40,000 रुपए पे कर दिए ना, तो ये एक तरह का लोन हुआ है जो कि बैंक ने एक्सवाइजेड कंपनी को यहाँ पर जो है वो दिया है, जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो जो चार्जेस डिडक्ट करता है ना वो बैंक, वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रेडिट रिस्क होता है क्योंकि अगर बायर ने पेमेंट नहीं की, जैसे एबीसी कंपनी ने यहाँ पर पेमेंट नहीं की, तो बैंक को लॉस होने के चांसेस जो है वो रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बैंक सेलर के पास जाए और मतलब कंपनी के पास जाए जिसको उसने पैसा दिया, अगर कंपनी भी पैसा ना दे, डिफॉल्ट कर दे, तो बैंक को लॉस जो है वो हो जाएगा। तो ये जो रिस्क होता है वो आपका क्रेडिट रिस्क जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बिल डिस्काउंटिंग के अंदर जो सेलर है वो हमेशा डिस्काउंटेड अमाउंट जो है वो रिसीव करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। जैसे अगर 50,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज, तो कभी भी उसे 50 रुपये
50,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे, उसमें से बैंक अपने कुछ चार्जेस जरूर यहाँ पे जो है वो डिडक्ट करता है। जैसे कि 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये अपने चार्जेस जो है वो बैंक ने डिडक्ट कर लिया और बाकी का जो पैसा वो दे दिया। तो ये जो 40,000 रुपये है ये आपका डिस्काउंटेड अमाउंट जो है वो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो डिस्काउंट रेट होता है ये बेसिकली इंटरेस्ट होता है जो कि यहाँ पर बैंक चार्ज करता है। जिसमें मैंने आपको बताया कि इस तरीके में मतलब बिल डिस्काउंटिंग के अंदर बैंक एक तरीके से लोन ही दे रहा होता है, तो बैंक जो भी चार्जेस डिडक्ट करता है, ठीक है, जो भी डिस्काउंट रेट होता है वो आपका इंटरेस्ट रेट ही जो है वो कहलाता है, इंटरेस्ट चार्ज ही कहलाता है। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मिस्टर अमन ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर रमन फॉर 1 लाख on 1st of April 2022 for 3 months. On 1st May 2022, Mr. Sham got the bill discounted at the rate 10% per annum. The amount of discount will be. तो यहाँ पर जो डिस्काउंट की अमाउंट होगी वो यहाँ पर जो है वो कितनी होगी वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बिल की अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ड्रॉ किया गया था इसे 1/4/2022 को और पेबल था 3 मंथ्स के बाद और 1 मई 2022, यानी कि शाम ने 1 महीने तक उसको रखा अपने पास। ठीक है, शाम ने यहाँ पर मिस्टर अमन, तो मिस्टर अमन ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को 1 महीने तक अपने पास रखा, उसके बाद उसने बैंक से यहाँ पे डिस्काउंट कराया, यानी कि 2 महीने पहले उसने यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट कराया। तो बैंक यहाँ पर 2 महीनों का ही जो चार्जेस है वो यहाँ पर डिडक्ट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, 1 लाख का अगर हम 1 लाख रुपए को एज अ लोन माने तो इसका 2 महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा वो हमें यहाँ पर निकालना है, जिससे हम डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। वो कैसे यहाँ पर निकल सकता है, तो देखो सबसे पहले 10%, ठीक है, उसके बाद इसको 100 के साथ जो है डिवाइड कर दो, अगर परसेंटेज यहाँ पर नहीं चाहिए, या फिर 0.10 यहाँ पर सीधा लिख दो। उसके बाद आपका 2 महीनों का आपका यहाँ पर निकालना है और टोटल महीने होते हैं 12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करना है 0.10 के साथ, तो ये आपका होगा 10,000। ठीक है, फिर इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 12 के साथ यहाँ पे जो है वो डिवाइड कर देना है। तो अगर आप 10,000 को 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 20,000 पे, और इसे 12 के साथ अगर डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 166। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1667 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट, ये आपका यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट अमाउंट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो इसके इस तरीके से आप किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो डिस्काउंट अमाउंट है उसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब कुछ यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे जो कि पास की जाती है जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ड्रॉयर होता है, जो यहाँ पर ड्रॉयर होता है, वो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर ड्रॉ करता है वो कहलाता है आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और ये एक तरह की एसेट रहती है ड्रॉयर के लिए, ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल अगर वर्ड दिखे तो उसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। तो अगर हम बात करें ड्रॉयर के बुक्स में कौन कौन सी यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास होती है, तो पहला अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया जा रहा है तब यहाँ पर कौन सी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। देखो, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया जा रहा है यानी कि बिल रिसीवेबल आपका यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और जब एक एसेट इंक्रीज होते हैं, ध्यान में रखिए, जब एक एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हमेशा हमें डेबिट करना होता है। तो बिल रिसीवेबल आपका यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, अमाउंट जो भी हो। फिर ड्रॉई किससे क्रिएट हो रही है, गिवर कौन है, तो ड्रॉई है, उसे ड्रॉई अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है। उसके बाद अगर यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो जाता है, ऑनर का मतलब क्या है कि अगर 3 महीनों के बाद पेमेंट लेने के लिए ड्रॉयर जा रहा है ड्रॉई के पास या पेई जा रहा है, तो अगर वो पेमेंट आ जाती है यानी कि जो ड्रॉई है वो पेमेंट कर देता है, तब उसकी एंट्री कैसे होगी। देखो, अगर मान के चले बिल को एंडोर्स नहीं किया गया है तो जो ड्रॉयर है वही आपका यहाँ पर पेई भी होगा। ठीक है, तो पेमेंट उसे ही मिलेगी, तो कैश के थ्रू मिलेगी तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, बैंक के थ्रू मिलेगी तो बैंक अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दो। ठीक है, उसके बाद बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि आपको ये जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है इसका बैलेंस 10,000 रुपये से कैंसिल भी तो करना है ना। ठीक है, अगर ये कैंसिल नहीं करेगा तो वो बैलेंस वैसा ही शो होगा, वो तो सही नहीं है क्योंकि पैसा तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में ड्रॉई के अकाउंट को आपको डेबिट करना है, क्योंकि आप अगर पेमेंट नहीं किए तो जो ड्रॉई होगा वो आपका डेटर बन जाएगा एक तरीके से, क्योंकि उसने आपको फ्यूचर में पैसा जो है वो पे करना है। उसके बाद जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है उसे आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि आपको इसको फिर से यहाँ पे जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से कैंसिल जो है वो कर चुके थे
ठीक है। इससे आपको फिर से यहाँ पे जो है इसको क्रिएट जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर डिस्काउंट कर दिया जाता है बैंक के साथ, तो देखो पहले तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो होगा डेबिट। जैसे मान के चलिए अगर 40,000 रुपये आपको मिले हैं तो बैंक अकाउंट आपका 40,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जो डिस्काउंट है यानी कि जो बैंक को आपको पे करना पड़ा है, जैसे 10,000 रुपये, वो आपको यहाँ पर जो है वो लिख देना है। और जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है उसको टोटल 50,000 रुपये से यहाँ पर क्रेडिट जो है वो कर देना है। ओके, क्लियर है आपको? नेक्स्ट है बिल इज एंडोर्स। अगर यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर दिया गया तो उस केस में होगा, देखो पहले तो एंडोर्सी अकाउंट को आपको डेबिट करना है, ठीक है, क्योंकि आपने इसे पैसा यहाँ पर दिया है। उसके बाद जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है उसे क्रेडिट करना है, क्योंकि ये तो आपने इसको दे दिया है ना, तो अब इसे आपको कैंसिल जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई की बुक्स में कैसे यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है वो पास की जाती है। सबसे पहले देखो, जब बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया जाता है तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, अगर हम ड्रॉई की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज उसके लिए बिल्स पेबल होता है, और ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? एक तरह की लाइबिलिटी होती है। तो जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू कर रहा है तो ड्रॉयर अकाउंट को डेबिट होगा क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉयर को मिला है, और बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है। उसके बाद इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ऑनर हो चुका है, पेमेंट कर दी जा चुकी है, तो क्या होगा? सबसे पहले बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि उसकी पेमेंट आपने कर दी है, तो इसे आपको कैंसिल करना होगा। और अब क्योंकि आपने अगर कैश पे किया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, और बैंक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। और ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक एसेट है, और जब एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हमें क्रेडिट जो है वो करना पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, Dash are legal instrument that serve as a written promise to pay a specified amount of money to a named individual entity at a designated future date or upon demand। ठीक है, तो ऐसे लीगल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक रिटर्न प्रॉमिस होता है, रिटर्न प्रॉमिस होता है एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है, जो भी पे है उसको पे करने का, ठीक है। मतलब एक रिटर्न प्रॉमिस जिसके अंदर एक बंदा जो है प्रॉमिस कर रहा है कि वो पे को, जिसका नाम प्रॉमिसरी नोट के अंदर लिखा हुआ है, उसको जो है एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है एक स्पेसिफाइड डेट के ऊपर जो है वो पे करेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रॉमिसरी नोट्स। क्या होता है यहाँ पर? प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल से ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो रहेगी। तो मान के चलिए एक एबीसी कंपनी है और यहाँ पर एक्सवाइडेड कंपनी है, ठीक है। तो एक्सवाइडेड कंपनी ने एबीसी कंपनी को 50,000 की जो गुड्स है वो क्रेडिट पे यहाँ पर सेल किया है, और एबीसी कंपनी ने बोला कि मैं आपको जो पेमेंट है वो 3 महीनों के बाद जो है वो कर दूंगा, 3 महीनों के बाद जो है वो कर दूंगा, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड कंपनी को यहाँ पे श्योरिटी चाहिए, मतलब कि सिक्योरिटी चाहिए ना कि आपने पेमेंट करोगे ही करोगे, ठीक है। तो एबीसी कंपनी ने एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जिसके अंदर उसने प्रॉमिस किया, क्या किया? प्रॉमिस किया किसी के एक्सपेक्टेड कंपनी को कि मैं आपको 3 महीनों के बाद 50,000 रुपये जो है वो पे कर दूंगा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट दे दिया यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंपनी को एज अ प्रूफ। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका प्रॉमिसरी नोट होगा, जिसके अंदर एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के लिए एक फ्यूचर डेट के ऊपर, या फिर जब वो डिमांड करेगा, ठीक है। और प्रॉमिस नोट के अंदर 2 ही पार्टीज होती है, एक होता है मेकर और एक होता है पे। मेकर वो बंदा होता है जो कि प्रॉमिसरी नोट को बनाता है, यानी कि ड्रॉ करता है। जैसे एबीसी कंपनी इस केस में मेकर है जो कि प्रॉमिसरी नोट को यहाँ पे जो है वो बना रहा है। और उसके बाद एक होता है आपका यहाँ पर पे। पे वो बंदा होता है जिसे यहाँ पर पैसा रिसीव हो रहा है, जैसे एक्सपेक्टेड कंपनी है उसे इस प्रॉमिसरी नोट का पैसा जो है वो रिसीव होगा, तो ये आपका यहाँ पर पे जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पे जो है वो कहलाएगा, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा भी है, मेकर इज द इंडिविजुअल एंटिटी हु इशूज द प्रॉमिसरी नोट्स एंड प्रॉमिसेस टू पे। जो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट को इशू करता है और जो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको यहाँ पर पेमेंट करूंगा, वो आपका बंदा प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर कोई पेई है, पेई कौन है? जो जिसको यहाँ पर पेमेंट जो है वो रिसीव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस क्वेश्चंस के अंदर कवर नहीं हुए, तो वो हम ऐसे ही यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक यहाँ पर बचा ना रहे, ठीक है। बहुत बेसिक से यहाँ पर टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर रिटायर्ड बिल की। एक यहाँ पर रिटायर्ड बिल होता है। रिटायर्ड बिल क्या होता है? देखो, अगर कोई ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसकी जो पेमेंट है वो स्पेसिफाइड डेट से पहले ही कर दी जाएगी, तो वो आपका रिटायर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की आप मान के चलिए एबीसी कंपनी थी और यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी थी, ठीक है। तो एबीसी कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी से 50,000 की गुड्स यहाँ पर क्रेडिट पे खरीदी, तो एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ कर दिया और एबीसी कंपनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो एबीसी कंपनी ने बोला था कि 3 महीनों के बाद हम यहाँ पर जो है वो पेमेंट करेंगे, और एबीसी कंपनी के पास पहले ही पैसे आ गए, तो उसने यहाँ पर 2 महीने बाद ही यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर दी, यानी कि 1 महीने पहले ही उसने यहाँ पर पेमेंट जो है
वो कर दी। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो आपका रिटायर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहलाएगा। कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा? ये आपका रिटायर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहलाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, फटाफट से बता दीजिए। और एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है? अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ इसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी यहाँ पर डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, पर पर्पस आप कह सकते हो कि एक ट्रेड को सेटल करना है, ठीक है, और सेलर को एक यहाँ पर श्योरिटी प्रोवाइड करनी है, प्रूफ देना है, गारंटी देनी है कि बायर जो है वो पेमेंट कर देगा। ये तो पर्पस यहाँ पर कॉमन है, पर नेचर इनकी डिफरेंस है दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पर इनकी जो नेचर है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। प्रॉमिसरी नोट को नॉर्मली जो बायर होता है वो यहाँ पर बनाता है, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को जो सेलर होता है वो यहाँ पर ड्रॉ करता है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर प्रॉमिस किया जाता है पेमेंट करने के लिए, कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम पेमेंट करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है, रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है कि आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर डिफरेंस थे जो कि आपको यहाँ पर पता जो है वो होने चाहिए। और नॉर्मली प्रॉमिसरी नोट के अंदर 2 ही पार्टीज होती हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज जो है वो होती हैं। प्रॉमिसरी नोट के अंदर मेकर और पेई होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई जो है वो होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए यहाँ तक आपको क्लियर है या फिर नहीं। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और इन वीडियोस की जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, और पूरा सिलेबस जो है बहुत अच्छे से कवर किया होता है। तो आप बहुत ही कम टाइम में हमारे कोर्स की हेल्प से एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ के साथ हम आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे देते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को डिज़ाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। और बाई चांस अगर आप किसी लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते तो वो जो क्लासेज हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो हमारा कोर्स ओवरऑल आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है, तो फटाफट से इसको एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो ऐप हैं वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDEN, ठीक है। तो इस कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा, और इसको ये जो कूपन कोड है वो बेसिकली कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है। कॉम्बो कोर्सेज के अंदर आपको चारों पेपर जो है वो एक साथ मिल जाते हैं और काफ़ी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। तो अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो कॉम्बो कोर्सेज को यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारी यहाँ पर एएफएम की जो है वो क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर हम लोग एएफएम के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको वन लाइनर्स और पॉइंटर्स के थ्रू जो है वो कवर करें। मतलब हम वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं, जिससे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो कवर हो जाए। तो इसकी ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस यहाँ पर जो है वो हो चुकी है। तो अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो उन क्लासेस का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर यहाँ पर जाके गो थ्रू कीजिएगा अगर आप अच्छे तरीके से एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारी और क्लासेस जो है वो आती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे। और 2 जनवरी से, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट, 2 जनवरी से हमारी न्यू लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, एएफएम की। तो उनको भी आपने यहाँ पर जरूर जो है वो ज्वाइन करना। डेट यहाँ पर नोट कर लीजिए 2 जन, ठीक है, जहां पर हम लोग एएफएम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको डिटेल में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो इन सेशंस को भी आपको रेगुलर बेसिस पे जरूर जो है वो ज्वाइन करना है, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके और कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाओ। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।